जय हिंद बच्चों, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? हमने लास्ट क्लास में अल्टरनेटिव करंट यानी एसी को मैंने आपको पढ़ाया था और आज के सेशन में मुझे जो डिस्कशन करना है आपसे बेटा, वो सर्किट्स के बारे में डिस्कशन करना है। प्रीवियस क्लास में मैंने थोड़ा सा डिस्कशन आपके करके गया था कि आर सर्किट, सी सर्किट, एल सर्किट, आर सी, एल सी, एल आर एंड एल सी आर सीरीज सर्किट, ये 7 सर्किट है जो आपको पढ़ाई करनी है। इन 7 में से सिर्फ 4 सर्किट पढ़नी है, पहली 3 और एल सी आर सीरीज सर्किट, ये 4 सर्किट्स को आपको पढ़ना है। रात को 8 बजे आप प्रैक्टिस सेशन कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद आपसे है, और बेहतरीन सेशन है वो, और अच्छे सवाल हैं। आप उस प्रैक्टिस सेशन को डेली एंजॉय करिए। रात को 8 बजे आज मैं ईएमए के बेहतरीन सवाल आपके लिए लेके आया हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, आज रात को 8 बजे आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चंस करेंगे। एक सवाल आपके सामने मैं लेके आया हूँ, पहले सवाल रखता हूँ। सीडीएस बेहतरीन ही सवाल है मेरे पास, सीडीएस सेकंड 2000 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है देखते हैं। एक सवाल देखिए, सीडीएस का सवाल है। एक मिनट, मैं पहले आपको एक सवाल देता हूं और उसके बाद इस सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है, सीडीएस ने पूछा था सेकंड 2000, आई थिंक मैं लिखा हूं आपके लिए, सेकंड 2022 में सीडीएस ने पूछा है सवाल। हाँ बेटा अमित है, आई नो, वो थोड़े हार्ड लेवल के सवाल है। तो एक सवाल आपके सामने है, पहले बोर्ड पर देखिए आप, और इस सवाल को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिए आप। मैं थोड़ा सा आपकी यहाँ पर नॉलेज को चेक करना चाहता हूँ, फिर उसी हिसाब से मैं सर्किट्स पर बात करूंगा। सवाल ये था, ऐसा करके एक सर्किट दिया उसने, है ना। ये 2 रेजिस्टेंस है 10 ओम, और एक रेजिस्टेंस है बेटा 10 ओम ये रहा, और एक कैपेसिटर है 5 माइक्रो फैराडे। ठीक है, और यहां पर भी एक कनेक्ट कर दिया इसने। ठीक है, और ये, और यहां पर बैटरी लगा दी उसने। फिगर देख लो, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और यहां से करंट फ्लो हो रहा है आई, इसमें I1 और इसमें I2। ठीक है, और सवाल बेटा पूछा है, बैटरी जो है बेटा 10 वोल्ट की है, 10 वोल्ट। सवाल उसने पूछा है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बी, इस सर्किट से कितना करंट पास होगा, करंट कितना पास होगा। तो करंट फ्लोइंग फ्रॉम दिस सर्किट, बेटा इस सर्किट से जो करंट है वो कितना पास होगा। सवाल देख लो, ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं। सवाल देख लो, सीडीएस का है, करंट, बढ़िया सवाल है, लाजवाब सवाल। करंट फ्लो फ्रॉम दिस सर्किट कितना है, ऑप्शन उसने दिया था एग्जाम में। और एक तो ऑप्शन है बेटा उसका 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, और एक ऑप्शन था 1.5 एम्पियर, और एक ऑप्शन था बेटा 0.5 एम्पियर। करिए सवाल को, क्या कहता है सवाल, लगाइए दिमाग, क्या आंसर होगा आपका। टू एम्पियर, ओके, बी ऑप्शन आएगा सर। सब लोग 2 एम्पियर दे रहे हैं, और एक दो बच्चा ए आंसर भी है, 1 एम्पियर भी है, मतलब आपके आंसर 1 एम्पियर और 2 एम्पियर है। आपके जो आंसर है तो 1 एम्पियर और 2 एम्पियर है।
बी होगा। ये जो सवाल है बेटा, ये जो सवाल है ना, ये सवाल आपके बारे में मुझे डिस्कशन कर रहा है कि आपको कितनी नॉलेज है। ठीक है, आपको कितनी नॉलेज है, ये सवाल मुझे बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रहा है। और इस सवाल से मुझे आइडिया लग रहा है कि आपको सर्किट्स को मुझे कैसे पढ़ाना है, मुझे अब मैं समझ चुका हूँ। एक्चुअली इसका जो आंसर है ना तो 1 एम्पियर होगा ना ही 2 एम्पियर होगा। पहले दोनों ऑप्शन के आंसर नहीं होंगे। इसका आंसर है ऑप्शन डी 0.5 एम्पियर। क्यों है, ये पीछे की वजह क्या है, ये मैं आपको सर्किट पढ़ा रहा हूं और सर्किट्स में मैं आपको, ठीक है, ये सवाल मैंने थोड़ा आपके आकलन करने के लिए आपको दिया था कि मैं थोड़ा सा आपको आकलन कर पाऊं कि इस हिसाब से। बेटा एक बार तो साउंड सही आ रही है क्या? साउंड इज क्लियर? क्यों भाई, साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है ना? साउंड क्लियर है ना? चलो कोई बात नहीं, इस सवाल को बेटा अभी हम सॉल्व करेंगे। पहले सर्किट पढ़ेंगे और सर्किट पढ़ने के बाद इस सवाल को मैं आपको सॉल्व कराऊं। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा सॉरी, सारे रेजिस्टेंस 10 ओम के हैं, ये भी 10 ओम है, सभी 10 ओम है, बोला था। क्लियर है? ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ठीक आ रही है आवाज? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बात, देखो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं बेटा आर सर्किट के बारे में। कल मैंने आपसे डिस्कशन कर दिया था कितने टाइप की सर्किट होती हैं, उनके बारे में समझने वाले। तो हेडिंग लगाइए बेटा आर सर्किट, इसे बेटा कहते हैं रेजिस्टेंस सर्किट। प्रतिरोध सर्किट, हिंदी वालों के लिए प्रतिरोध सर्किट। बेटा इसको रेजिस्टेंस सर्किट को प्योर रेजिस्टेंस सर्किट भी कहा जाता है। रेजिस्टेंस सर्किट को बेटा प्योर रेजिस्टेंस सर्किट भी कहा जाता है। सिर्फ इसमें रेजिस्टेंस लगा होता है और कुछ नहीं, इसलिए इसको प्योर रेजिस्टेंस सर्किट भी कहा जाता है। जैसे अगर आप इसके एक फिगर को देखना चाहोगे, इसके डायग्राम को देखना चाहोगे बेटा, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है, सिर्फ इसमें रेजिस्टेंस लगा होता है। देखो, और क्योंकि एसी पढ़ रहे हैं बेटा, यहां पर एसी का सोर्स लगा रहता है, एसी का। ठीक है, और ये देखिए बच्चों, ये आपका रेजिस्टेंस है आर, और बेटा एसी का सोर्स है ना बेटा। सिर्फ इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसलिए बेटा इसे प्योर रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। और प्योर रेजिस्टेंस, शुद्ध प्रतिरोध। सर बता दो कि बुक के क्वेश्चंस की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? बेटा मैंने 3-4 पीडीएफ नोट सेक्शन में ही दी है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक की दी है, एक बार में सुन लेना, मैग्नेट की दी है अभी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी की सिर्फ 3 दी है। ईएमआई की आज मिलेगी और एसी की भी आज मिलेगी। पीडीएफ के फॉर्मेट में एक एक चैप्टर वाइज जा रही है, और आज पीडीएफ मिलेगा। अब मैं पढ़ा लूं? क्या तुम्हारे लिए सबसे पहले पीडीएफ जरूरी है कि पढ़ाई जरूरी है? बताओ क्या जरूरी है? चलो बेटा ये है कहानी, और अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों? सबसे पहला पॉइंट है मेरे भाई कि जो रेजिस्टेंस जो होता है बेटा, वो
करंट का अपोज करता है, आप सब जानते हैं। रेजिस्टेंस का काम है बेटा विच अपोजेस द करंट। अच्छा वॉइस थोड़ी स्लो आ रही है क्या? हाँ लगाना ही पड़ेगा, मैं कह रहा था नहीं लगाए बिना मान जाओ। चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक। देखो बेटा पहला काम है, रेजिस्टेंस क्या करता है बेटा, रेजिस्टेंस अपोजेस द इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत धारा का बेटा ये अपोज करता है। करंट क्या करता है, वैद्युत धारा का अपोज करता है। दूसरी बात बेटा इसका फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं अपन लोग, क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं इसका? हाँ भाई क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं इसका? रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं बेटा वो V अपॉन आई पढ़ते हैं, जहां पर बेटा V वोल्टेज है, I एम्पियर है, हम सब जानते हैं। और बेटा इसकी जो यूनिट होती है वो हम जानते हैं, इसकी जो यूनिट है, इसकी बेटा जो यूनिट होती है वो ओम होती है। ध्यान से देखते जाओ, ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम। और ओम का सिंबल बेटा ये होता है। बहुत ही बेसिक बेसिक बात है। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ाने पर करंट कम होता है, या फिर करंट बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है, ये बात सबको पता है। सेम कहानी डीसी के अंदर भी है। तो करंट इन द सर्किट इज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन रेजिस्टेंस सर्किट, और सिमिलर इन दैट द डीसी। सेम कहानी डीसी के अंदर है, सेम कहानी एसी के अंदर, कहीं कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिख रहा हूं कि इफ आर इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस इन बोथ एसी एंड डीसी। दोनों में यही कहानी है, ऐसा नहीं कि डीसी में कुछ और होता हो एसी में कुछ और होता हो। दोनों ही केस में बेटा डीसी और एसी सर्किट्स में बेटा जो रेजिस्टेंस है वो करंट का विरोध करता है। रेजिस्टेंस बढ़ने पर करंट की वैल्यू कम होती है। क्लियर, कोई दिक्कत? हम जानते हैं बेटा दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बेटा जो फ्रीक्वेंसी जो होती है एसी के लिए वो कितनी होती है बेटा, एसी जो होती है बेटा फ्रीक्वेंसी के, अगर एसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ज है। लेकिन किसके लिए, मेन बात क्या है, किसके लिए बेटा, किसके लिए? फॉर एसी सर्किट, एसी। अगर मैं बात करूं बेटा डीसी के लिए क्या होगा, फिर डीसी के लिए क्या होगा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी बेटा 0 होती है। किसके लिए? और डीसी। तो डीसी के लिए भाई और डायरेक्ट करंट, तो डायरेक्ट करंट यानी डीसी के लिए बेटा जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो 0 होती है, और एसी के लिए बेटा जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ज होती है। उम्मीद कर रहा हूं बहुत ही माइनर पॉइंट है। हाँ, अपोज का मतलब बेटा विरोध होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, पर एक एक चीज को समझते हुए, एक सर्किट के एक मेन पार्ट को मैं समझा रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं आप यहां तक मेरी बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये होता क्या है, चलो अब एक बात आओ, मुझे एक बात बताओ, ये बात तो क्लियर है, क्या रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है? क्या रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है? नहीं। क्या रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है? नहीं। चाहे डीसी की बात हो या फिर एसी की बात, तो रेजिस्टेंस बेटा फ्रीक्वेंसी पर इंडिपेंडेंट होता है। और अगर रेजिस्टेंस भी फ्रीक्वेंसी पर इंडिपेंडेंट है और करंट भी फ्रीक्वेंसी पर इंडिपेंडेंट है, ध्यान से, तो रेजिस्टेंस भी फ्रीक्वेंसी पर इंडिपेंडेंट है। फॉर्मूले में देख लो, आर बराबर वी अपॉन आई, सिर्फ वोल्टेज और करंट की बात हो रही है। तो रेजिस्टेंस कभी भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, चाहे फिर वो एसी की बात करो या फिर वो डायरेक्ट करंट डीसी की बात करो। सेम कहानी करंट के लिए। तो मेन पॉइंट, इस पॉइंट को आप लिख लो ध्यान से। देखो ये रहा पॉइंट कि रेजिस्टेंस एंड करंट, दोनों चीजें एक साथ लिख देता हूं, रेजिस्टेंस एंड करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट, करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट, तो रेजिस्टेंस एंड करंट इंडिपेंडेंट
ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी माने बेटा आवृत्ति, इसमें कोई समस्या, ये आपका आईसीजी का पूछा गया सवाल है, ये बहुत ही कॉमन फैक्टर्स हैं जिनके सवाल एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद मैंने आपको प्रीवियस सेशन में करंट की और वोल्टेज की बेटा वैल्यू पढ़ाई थी, आपको यहां भी आपको लिखा देता हूं एक बार। देखो, करंट की जो वैल्यू होती है बेटा रेजिस्टेंस सर्किट के लिए, वो होती है I बराबर आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, आपको सबको पता है। यहां पर आई नॉट बेटा क्या होता है, पीक वैल्यू यानी एम्पलीट्यूड होता है। I बराबर आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और बेटा V बराबर, अगर वोल्टेज की बात करूं तो V बराबर साइन V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये होता है बेटा फॉर रेजिस्टेंस सर्किट। ध्यान रखना, करंट की वैल्यू जो होती है एसी के लिए, रेजिस्टेंस के लिए I बराबर आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। खास बात क्या है, यहां पर कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। फेज डिफरेंस का मतलब होता है कलांतर, फेज डिफरेंस का मतलब होता है कलांतर, फेज डिफरेंस का मतलब होता है कलांतर। फेज डिफरेंस एक वर्ड है बेटा, फेज डिफरेंस। फेज जैसे मैंने लिखा जैसे पाई बाई टू प्लस मतलब ओमेगा टी, ऐसे लिख दिया मान के चलो। ठीक है, कहने का मेरा मतलब है कि यहां पर कोई भी आई और बी के बीच में कलांतर नहीं है, फेज डिफरेंस नहीं है, नो फेज डिफरेंस, कलांतर। फेज डिफरेंस का मतलब होता है बेटा, फेज माने कला और डिफरेंस माने अंतर, कहते हैं कलांतर। नो फेज डिफरेंस बिटवीन नो फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड बी इन रेजिस्टेंस सर्किट, कोई भी कलांतर नहीं होता। फेज डिफरेंस बेटा जो होता है उसको बेटा डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई से डिनोट करते हैं, एंगल ही होता है। फेज डिफरेंस क्या है, डेल्टा फाई, तो फेज डिफरेंस क्या है बेटा, डेल्टा फाई। और रेजिस्टेंस सर्किट में डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो बेटा रेजिस्टेंस सर्किट इतना ही पढ़ना है आपको, बस देख लो सारे पॉइंट एक बार, बस इतना ही पढ़ना है, ना तो कोई फेजर डायग्राम पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ और कुछ नहीं पढ़ना तुमको। बहुत कुछ होता है इसमें, आपको नहीं पढ़ना, आपके लिए इतना सफिशियंट है। आगे बढ़ा जाए, ना तो बेटा वेव डायग्राम पढ़ना, ना फेजर डायग्राम पढ़ना, ना कोई सिंपल डायग्राम पढ़ना, वो सब आपके लिए जरूरी एकदम नहीं है, ठीक है। बोलो भाई, बढ़े आगे, क्यों भाई। अभी कलांतर के बारे में डिस्कशन करेंगे, रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ, अभी फेज डिफरेंस अभी समझ में आएगा,
अभी कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, इंडक्टर पढ़ेंगे अमित, विक्की, थोड़ा टाइम लगेगा, फेज डिफरेंस आपको समझ में आएगा। अभी के लिए इतना दिमाग में लाओ कि यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो रेजिस्टेंस के लिए 0 है आई एंड बी के बीच, अभी के लिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा रेजिस्टेंस सर्किट में आपको इतना पढ़ना है बस। इसके बाद पढ़ते हैं बेटा एल सर्किट। तो दूसरे नंबर पर आता है बेटा एल सर्किट। एल मतलब इंडक्टर, यानी इंडक्टर मतलब इंडक्टर सर्किट। बेटा ये सर्किट कुछ इसका ऐसा बनता है, देखो इंडक्टर का जो सिंबल होता है वो ये होता है। एसी का सोर्स देखो ये रहा, ठीक है। तो बेटा सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है एल, इसलिए बेटा इसे प्योर इंडक्टर सर्किट भी कहते हैं। अगर आपने ईएमआई पढ़ा है, अब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, क्लियर। अब इंडक्टर देखो, इंडक्टर का काम क्या होता है, जो मैग्नेटिक चार्ज को स्टोर करता है। इंडक्टर का काम होता है विच स्टोर कर लेना, विच स्टोर द मैग्नेटिक चार्ज, चुंबकीय आवेश। विच स्टोर द मैग्नेटिक चार्ज, यानी इसका काम है बेटा, इंडक्टर का काम है मैग्नेटिक चार्ज को स्टोर करना। पहले इस बात को दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, फाई बराबर एल आई। आपको ये भी मैंने पढ़ाया था कि फाई जो होता है प्रोपोर्शनल आई होता है, यहां से एल आ जाता था, इंडक्टेंस कहते थे, प्रेरण, याद आ गया। तो हाँ, तो बेटा एल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल बराबर फाई अपॉन आई, ये होता है एल बराबर फाई अपॉन आई, ये फॉर्मूला होता है बेटा। ये फाई मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, आप जानते हैं फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है ये, तो आई बेटा करंट है, चुंबकीय फ्लक्स है ये, और ये बेटा इलेक्ट्रिक करंट है, वैद्युत इलेक्ट्रिक करंट है। और बेटा एल आप जानते हैं इंडक्टेंस है ना, इंडक्टर इंडक्टेंस। बेटा इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट क्या है मेरे भाई, हेनरी। इसकी यूनिट क्या है, क्या है यूनिट, हेनरी। इसकी जो हेनरी है बेटा वो एच है, क्लियर। इसकी जो यूनिट है बेटा हेनरी है, एच है। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। देखो एक वर्ड है इंडक्टिव रिएक्टेंस, हिंदी में कहते हैं प्रेरण प्रतिघात, है ना। एक वर्ड है इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरण प्रतिघात, ध्यान से समझना, इसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको बेटा हम जो दर्शाते हैं, बेटा वो दर्शाते हैं हम इसको एक्सएल से, एक्सएल। ऐसे आगे पढ़ेंगे आप कैपेसिटेंस रिएक्टेंस, जब कैपेसिटर की बात करोगे, ठीक है। तो ये बेटा है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। अब एक्सएल का काम क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे हमने रेजिस्टेंस सर्किट पढ़ी थी, तो रेजिस्टेंस सर्किट में रेजिस्टेंस था आर, तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट का अपोज करना। तो इंडक्टेंस सर्किट के अंदर, इंडक्टर के अंदर बेटा जो एक्सएल होता है, ये बेटा रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, बस नाम बदल गया है। तो रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस होता है, आर से नोट करते हैं। इंडक्टेंस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो एक्सएल होता है, इसे इंडक्टेंस रिएक्टेंस कहा जाता है। बेसिकली ये क्या है, रेजिस्टेंस ही है, लेकिन इंडक्टर सर्किट के अंदर इसको दर्शाया जाता है एक्सएल से और इसका नाम बदल जाता है, लेकिन इसका काम वही होता है जो रेजिस्टेंस करता है, मतलब बेसिकली एक प्रकार का रेजिस्टेंस है।
तो रेजिस्टेंस का काम होता है बेटा करंट का विरोध करना, करंट का अपोज करना। सेम उसी प्रकार एक्सेल का भी काम है करंट का अपोज करना। इट अपोजेस टू द करंट, इट अपोजेस टू द एसी। अल्टरनेटिव करंट का बेटा क्या करता है, ये अपोज करता है, विरोध करता है। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, इसका जो फॉर्मूला होता है एक्सेल बराबर होता है बेटा, एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल। बेटा ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कोणीय वेग, और ओमेगा बराबर बेटा होता है 2 पाई एफ। एफ बेटा फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति, इनटू एल। देख लीजिए, तो इसका जो फॉर्मूला ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है और एल का मल्टीप्लाई। तो ये बेटा एक्सेल का जो फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, ओमेगा की फॉर्म में, वो आपके समझ है, आपके सामने है। ये बड़े काम की चीजें हैं, देखते जाओ। एक्सेल बराबर होता है बेटा ओमेगा एल और ओमेगा बराबर होता है बेटा 2 पाई एफ, है ना, क्लियर। अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आगे बढ़ रहे हैं। डीसी के लिए अभी मैंने बताया था, डीसी के लिए बेटा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 होती है। और डीसी अभी बताया था रेजिस्टेंस वाली सर्किट में। तो फॉर डीसी, डीसी के लिए बेटा, फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होता है, 0। अगर फ्रीक्वेंसी वैल्यू बेटा 0 होता है तो एक्सेल हमने पढ़ा था अभी 2 पाई एफ, एक्सेल पढ़ा था ओमेगा एल, ओमेगा बराबर था 2 पाई एफ एल। अगर प्यारे बच्चों हम एफ की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो बेटा एक्सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक्सेल की वैल्यू बेटा डीसी के लिए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, इट मींस यहां पर हमें पता लगा कि सर जो एक्सेल की वैल्यू है वो 0 है, किसके लिए, फॉर डीसी। अब करंट की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो बेटा आई बराबर क्या होता है, V अपॉन आर होता है। अब इंडक्टर के लिए बेटा जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा है बेटा, एक्सेल है। बेटा एक्सेल लिख दोगे यहां पर। अगर एक्सेल की वैल्यू को आप डीसी के लिए मैं बोल रहा हूं ये क्या है बेटा, 0 है। अगर बेटा एक्सेल जो है वो 0 है, किसके लिए, 0, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 को भाग देंगे तो इन्फिनिटी। अनंत की वैल्यू मतलब करंट की वैल्यू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। मतलब क्या हुआ कि डीसी जो है वो डीसी जो है, डीसी करंट जो है, डायरेक्ट करंट जो है बेटा इंडक्टर के अंदर फ्लो करता है। तो आई इन्फिनिटी हमें ये बता रहा है कि डीसी इजिली पास इन इंडक्टर। तो आई इन्फिनिटी बेटा हमें ये बता रहा है, आई इन्फिनिटी हमें बता रहा है कि डीसी डायरेक्ट करंट इजिली पास, आसानी से इजिली पास इन इंडक्टर, ये बात हमें बता रहा है। तो आपके जहन में एक बात चली जानी चाहिए कि इंडक्टर में डायरेक्ट करंट फ्लो होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इंडक्टर में ईसी तो जाता ही जाता है, लेकिन डायरेक्ट करंट भी आसानी से जाता है। बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, बताओ। चले आगे। अब यहां पर इक्वेशन की बात कर लेते हैं। भैया देखो, इसके अंदर जो इक्वेशन है बेटा, वोल्टेज की इक्वेशन है V बराबर V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। करंट की बेटा इक्वेशन है I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखना, साइन की करंट जो होता है बेटा इंडक्टर के लिए वो ये होता है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट है बेटा वो पाई बाई 2 से पीछे है, या ऐसे समझ लो वोल्टेज पाई बाई 2 से आगे है। अगर करंट पाई बाई 2 से पीछे है, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 हो रहा है, वो ओमेगा टी था और यहां पर ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, तो इस बात का मतलब है कि जो करंट है वो बेटा इंडक्टर सर्किट के अंदर पाई बाई 2 से पीछे है वोल्टेज से। तो इन बहुत इंपॉर्टेंट बात, करंट लैग बिहाइंड बाई पाई बाई 2 फ्रॉम वोल्टेज। तो वोल्टेज से बेटा ये पाई बाई 2 पीछे है, ये ध्यान रखना, इतनी बात समझ लो। अब देखो, अगर आप यहां से आई नॉट की वैल्यू निकालने की कोशिश करना चाहते हो, देखो आई नॉट की वैल्यू सेम चीज, कुछ और नहीं होती, आई नॉट बराबर वी नॉट अपॉन वही रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस बेटा क्या होगा, एक्सएल। तो कहने का मतलब है जब भी रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी इंडक्टर में, तो रेजिस्टेंस का काम कौन करता है बेटा, एक्सएल करता है।
समझे? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो मेन मेन पॉइंट है जिन पर आपको फोकस देना है वो, बाकी था ये इसमें इंडक्टर के लिए खास पॉइंट है और ये इंडक्टर के लिए खास पॉइंट है। देख लो, ये मेन पॉइंट्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है। बाकी का फेजर डायग्राम क्या है या फिर वो सब आपको नहीं पढ़ने हैं, डायग्राम वगैरह, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्योर कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटेंस सर्किट, तो ये इंडक्टर सर्किट हो गई बेटा। कोई समस्या है, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रिवाइज कर लेंगे। पहले तीनों सर्किट्स को अपन पढ़ लेते हैं। थर्ड सर्किट है बेटा हमारा कैपेसिटेंस सर्किट। कैपेसिटेंस सर्किट, संधारित्र सर्किट, या बेटा अब आप समझ गए, इसे बेटा प्योर कैपेसिटेंस सर्किट भी कहा जाता है, शुद्ध संधारित्र सर्किट। क्यों? इसलिए क्योंकि बेटा यहां पर सिर्फ इस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस ही होता है। ये रहा, देख लो, ये कैपेसिटेंस है और एसी का सोर्स है लगा हुआ है। तो कैपेसिटेंस का काम क्या होता है? पहला इंपॉर्टेंट बात बेटा, कैपेसिटेंस का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। इंडक्टर का काम है मैग्नेटिक चार्ज को स्टोर करना। कैपेसिटेंस का काम है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना। इंडक्टर का काम है मैग्नेटिक चार्ज को स्टोर करना। मतलब कैपेसिटर का काम है स्टोर द विच स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, विच स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश को स्टोर करता है, स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका फॉर्मूला आप सबको पता है बेटा, C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V, ये फॉर्मूला है। Q जानते हैं चार्ज होता है, और बेटा V आप जानते हैं वोल्टेज होता है, पोटेंशियल होता है, विभव होता है। इस बेटा आप सब जानते हैं जो कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है मेरे भाई, वो क्या होती है? फैराडे होती है ना। फैराड या फैराडे, फैराड बोल दो। इसकी जो यूनिट होती है बेटा क्या होती है? वो फैराडे बोल दो या फैराड बोल दो। इसकी बेटा ये SI यूनिट होती है। तो इसकी जो SI मात्रक है, फैराडे बोल दो या फैराड बोल दो, ये होता है। अब यहां पर सेम चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे हमने एक्सेल पढ़ा था इंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस का काम करता है, वैसे ही बेटा कैपेसिटर के लिए या कैपेसिटेंस सर्किट के लिए XC, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस, इसको हिंदी में कहा जाता है धारितीय प्रतिघात, है ना। तो वैसे ही यानी XC कहलाता है बेटा कैपेसिटेंस रिएक्टेंस, धारिता या धारिता प्रतिघात, इसको XC से डिनोट करते हैं। ये इसका काम होता है बेटा सेम, ये रेजिस्टेंस की काम करता है एज यूजुअल। आप रेजिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस काम करता है, इंडक्टर के अंदर XL काम करता है बेटा, कैपेसिटर के अंदर XC। सिर्फ एक डिनोट करने का तरीका है, बाकी का वही रेजिस्टेंस ही है। इसका काम है बेटा अपोजिस द करंट, अपोजिस द करंट इन AC। दूसरी बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, XC का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है XL बराबर था ओमेगा L, XC बराबर होता है बेटा 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा बराबर बेटा आप जानते हैं 2 पाई f होता है, और इस C का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपने प्यारे बच्चों, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया। XC बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा C। ठीक है, यहां से एक बात हमें पता लगती है, वो है क्या? यहां से हमें ये बात पता लगती है कि आप देख सकते हैं कि जो XL है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी, और ओमेगा की वैल्यू बेटा बढ़ने पर XC की वैल्यू घट जाएगी, आपके सामने है। क्लियर? इसमें तो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप देख सकते हैं F ओमेगा, और ये चलो यहां से डायग्राम बना सकते हैं। अगर हम फॉर DC की बात करें बेटा, फॉर DC डायरेक्ट करंट के लिए आपको पता है फॉर DC फ्रीक्वेंसी बेटा क्या होता है?
जीरो होता है। अगर फ्रीक्वेंसी जीरो होगा तो बेटा XC की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/ओमेगा सी, और ओमेगा सी बराबर बेटा हो जाएगा 2πf/c। और अगर फ्रीक्वेंसी जीरो होता है तो प्यारे बच्चों इसको आप जीरो कर देंगे तो बेटा XC की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। अगर XC की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई तो आप जानते हैं अगर करंट की वैल्यू आप निकालोगे तो I बराबर होगा V/R, और R यहाँ पर क्या XC, तो इस XC की वैल्यू को आपको इन्फिनिटी रखना पड़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा जीरो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करेगी। अब देख रहे हो यूपीएससी कितने शानदार सवाल पूछता है, गजब के सवाल। कंसेप्ट नहीं है तो कहानी खत्म कर ही नहीं सकते आप। तो उसने क्या करा कि भाई साहब जो डीसी करंट को भाई डीसी, क्योंकि डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी जीरो होती है तो करंट भी क्या हो जाएगा जीरो। मतलब जो कैपेसिटेंस जो होता है वो डीसी बेटा ब्लॉक कर देता है कैपेसिटेंस को, तो डीसी ब्लॉक द कैपेसिटर। डायरेक्ट करंट कैपेसिटर में होके फ्लो नहीं करता, इसलिए जितनी भी डीसी की डिवाइसेस हैं उनमें कैपेसिटर लगा नहीं होता, एसी की डिवाइसेस में कैपेसिटर लगा होता है। तो इसका मतलब हुआ कि करंट जीरो आ गया, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा कैपेसिटर में। कौन सा करंट? डायरेक्ट करंट। इसलिए मैं लिख सकता हूं डीसी ब्लॉक द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को भाई साहब ब्लॉक कर देता है डायरेक्ट करंट। अब यूपीएससी एनडीए का सवाल आइए आपको दिखाते हैं नजारा। ये रहा वो सवाल प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां पर बैटरी लगी हुई है, यहां पर सोर्स नहीं लगा हुआ है, तो ये डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है। अगर डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है बेटा तो आप देखिए यहां से करंट I1, तो ये आ गया आपका कौन? कैपेसिटर। यानी अब जो डीसी करंट है बेटा इसमें मतलब जो I1 है वो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो फ्लो नहीं होगा। कैपेसिटर को ब्लॉक कर देता है डायरेक्ट करंट, वो फ्लो नहीं होने देता करंट को, इसलिए जीरो हो जाता है। अब आप देखिए, अब इसका मतलब इस सर्किट में सिर्फ एक ही करंट जाएगा, इधर होके ऊपर वाला करंट ब्लॉक जीरो हो जाएगा। जितना यहां से जाएगा वो सारा का सारा इसमें होके पास होगा। प्यारे बच्चों ये और ये दोनों किसमें, क्योंकि एक ही तरफ जा रहे हैं, दोनों सीरीज में हैं, तो यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू आप निकालोगे तो 10 और 10 बेटा कितना आ जाएगा 20 ओम। तो आपको करंट निकालना था तो V/R आ जाएगा, तो 10 बट्टे बेटा 20 आ जाएगा, 0.5 एम्पियर आपका आंसर आ गया। सवाल में कुछ नहीं था, लेकिन सवाल में बहुत कुछ भी था। कंसेप्ट इज द पावर। क्या कहती है पब्लिक? मजा आया कि नहीं आया? आनंद आया कि नहीं आया? ये बताइए। क्यों भाई पब्लिक, क्या बोलती है पब्लिक? जल्दी बताओ, आनंद आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, जल्दी, फास्ट। है ना सवाल? एनडी का सवाल है, सॉरी सीडीएस का। कर दी ना कहानी खत्म? कर क्या रहे थे, हो क्या गया? जज्बात बदल दिए अचानक से, है ना, इसलिए आ गया ना मजा। मुझे तो शुरू में ही लग गया था कोई नॉर्मल सवाल नहीं है। सर पब्लिक रो रही है, क्यों भाई क्या हो गया? मुझे तो शुरू में ही लग गया था ये नॉर्मल सवाल नहीं है। क्यों क्यों भाई? इसलिए लग गया होगा तुमको कि मैं नॉर्मल सवाल लाके थोड़ी ना दे दूंगा तुम्हें। मुझे भी पता है तुम सीरीज पर लग ला के आंसर दे दोगे, तुमने इसलिए तो मैंने एम्पियर दे दिया था। तुमने क्या किया था, ये दोनों पैरेलल में भाई, हाँ कर दोगे आराम से। तो सोच लिया करो जब मैं बोर्ड पर सवाल तुम लोगों के लिए ला रहा हूं तो वो नॉर्मल सवाल नहीं हो सकता। तुमको लगेगा वो, लेकिन वास्तव में वो नहीं है। अब सीडीएस के एस्पिरेंट्स इस सवाल को नहीं करके आएंगे, क्योंकि वो इतनी डेप्थ में कंसेप्ट को नहीं पढ़ते हैं। उनका सिलेबस, अब देखो यही तो खास बात है एग्जाम की, कभी भी किसी भी लेवल का पेपर आपको दे सकता है। अब सीडीएस का जो बच्चा होता है या एनडीए का जो बच्चा होता है ना, वो सब ये बातें नहीं पढ़ता ही नहीं है। कोई रैंडमली कोई बच्चा बहुत अच्छा 11th-12th में पढ़ा है तो अलग बात है, नहीं तो वो नहीं पढ़ता, उसके सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता। समझे? हमारे यहाँ से एनडी के बच्चे क्यों रिटेन ज्यादा क्वालिफाई करते हैं? क्योंकि हम जो लेवल देते हैं ना, हम कुछ नहीं छोड़ते, हम सारा पढ़ाते हैं, इसलिए अपने यहाँ से बच्चे रिटेन में बहुत ज्यादा क्वालिफाई होते हैं।
समझ गए? सवाल को सॉल्व करके उसकी औकात दिखा दी। हाँ? मजा आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, तुम्हारी प्रॉब्लम एक है ना मेरे भाई, तुम एकेडमिक में पढ़ के नहीं आते 11th-12th में। अब यूपीएससी हो या एनडी हो या एयरफोर्स हो, कोई भी एग्जाम हो, वो कभी भी लेवल को चेंज कर देता है। अभी एयरफोर्स के एग्जाम को देखो, तो इसलिए थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ डिटेल में चर्चाएं थोड़ी ज़रूरी थी, इसलिए हमने कहा था आपसे डिस्कशन में चर्चाएं होंगी। और देखो किस बात को उसने सवाल की फॉर्म में डाल दिया, अब आप देख लीजिए किस सवाल कैसे घुमाया है उसने। कुछ था, कुछ नहीं। ठीक है भाई नकुल, कर लेंगे ना बड़ी क्लास, काहे को दुखी हो रहा है? बड़ी खाम बड़ी क्लास दिलवा रहा है नकुल, आराम से सिलेबस हो रहा है स्मूथली। स्टार्टिंग में ज्यादा लंबी लंबी क्लास ली थी, देखो मैनेज करना पड़ता है आपको भी, और भी तो सब्जेक्ट होते हैं ना। अब मैं ही लेता रहूं क्लास 4-4 घंटे की, तो चूंकि भाई 1.5 घंटे की ऑलरेडी हम शाम को लेते हैं क्लास, तो डेली चल रही है, 1.5 घंटे की डेली लेते हैं। चलो भाई, उम्मीद कर रहा हूं आपको मजा आया होगा इस सेशन में। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अभी हम यहां पर बेटा जैसे हमने यहां पर, एक मिनट एक मिनट, अभी तो बहुत कुछ है यार, छोड़ना पड़ रही है मुझे चीजें, क्योंकि एयरफोर्स के हिसाब से वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं जो मेन चीज़ है वो आपको समझा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने करंट की बात करी थी इस इंडक्टर सर्किट के अंदर, वैसे ही यहां भी बात कर लेते हैं। देखो, तो इस सवाल को यहां पटक देते हैं, है ना, आगे से उठा के, जिससे कि आपको कंसेप्ट के साथ मिल जाएगा ये सवाल, है ना। इसके बाद सीधा ये सवाल मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं ना, ऊपर से उठा के नीचे डाल दिया हमने इसके बाद, ताकि आप समझ पाओ। चलो आगे चीज क्या है मेरे भाई, देखो अगर हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो होती है वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और बेटा करंट की जो इक्वेशन होती है वो होती है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये होती है। यानी आपको सिर्फ इस इक्वेशन से ये पता लग रहा होगा कि जो करंट जो है वो पाई बाई टू से आगे जा रहा है वोल्टेज से, करंट पाई बाई 2 आगे है वोल्टेज से, करंट लीड्स बाई पाई बाई 2 फ्रॉम वोल्टेज, पाई बाई 2 से ज्यादा है, मतलब वोल्टेज ऐसे बोल सकते हो वोल्टेज पाई बाई 2 से पीछे। तो कैपेसिटेंस में करंट पाई बाई 2 से ज्यादा रहता है, इंडक्टर में करंट पाई बाई 2 से पीछे रहता है। ठीक है, तो कहने का भाव ये हुआ, कहने का भाव, टेंशन क्यों ले रहा है नकल, पेपर निकलेगा तेरा, क्यों दुखी हो रहा है? पढ़, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, मैं तुम लोग को जो पढ़ा रहा हूं पढ़ो, और जो प्रैक्टिस करा रहा हूं वो करो। मेरे कहने से 17 मार्च तक, 17 मार्च तक सब कुछ त्याग दो, मैं आपको गारंटी देता हूं सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में होगा। देखो फिजिक्स के लिए तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा कमिटमेंट है आपसे, लेकिन उसके लिए तुम्हें लापरवाही नहीं लेनी है। मैं जो कह रहा हूं वो करो, जो बता रहा हूं वो मानो, जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो। यानी इक्वेशन क्या हुआ, ओमेगा 2 प्लस पाई बाई 2, दैट मीन्स बेटा मैं बोल सकता हूं पाई बाई 2 से आगे। अभी बात कैसे पता लगती है सौर्या, ग्राफ बना के, वो मैं अवॉइड कर दिया, मैंने सीधी इक्वेशन लिखा दी, समझे। तो देखो सिर्फ आप ऐसी बात को सिर्फ इक्वेशन के माध्यम से याद रखो, फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा, वो आपके काम का है नहीं। तो कहने का मतलब बेटा यहां ये हुआ कि करंट लीड्स वोल्टेज, यानी करंट पाई बाई 2 से आगे है वोल्टेज से, इसका मतलब ये हुआ। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। तो ये है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात बेटा, जो यूपीएससी नहीं, एनडीए सॉरी एयरफोर्स ने क्वेश्चंस को पूछा है। अब फेज की बारे में बात करेंगे, क्या फेज है, क्या फेज डिफरेंस है, उनके बारे में डिस्कशन होगा। चलिए, अभी मैंने आपको 3 सर्किट पढ़ाई हैं, रेजिस्टेंस और इंडक्टर, कैपेसिटेंस। देखिए भाई
तो मैंने बेटा आपको 3 सर्किट पढ़ाई है अभी। पहली जो सर्किट है बेटा वो थी रेजिस्टेंस। बेटा दूसरी सर्किट मैंने आपको पढ़ाई इंडक्टर। बेटा तीसरी सर्किट मैंने आपको पढ़ाई कैपेसिटर, संधारित्र। इसके बाद सर्किट के बाद बेटा मुझे बताना आपको फेज। फेज माने होता है कला। देखो अगर रेजिस्टेंस के अंदर देखें तो ध्यान से अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो रेजिस्टेंस में जो करंट की वैल्यू थी वो थी I बराबर आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। वोल्टेज की वैल्यू थी बेटा V बराबर V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। मतलब दोनों एक एज इट इज सेम इक्वेशन है, वहां पर कोई एंगल नहीं बन रहा है, मतलब फेज जो है बेटा वो 0 डिग्री है। अगर आपको ध्यान है, अगर मैं इंडक्टर की बात कर रहा था तो वहां पर वोल्टेज थी, तीनों वोल्टेज का फॉर्मूला तो सेम है, V बराबर V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इंडक्टर में करंट का फॉर्मूला था -π/2 यानी आई नॉट साइन ओमेगा टी -π/2। यानी यहां पर जो फेज है, यहां पर जो एंगल है, फेज का मतलब होता है एंगल, फेज का मतलब होता है एंगल, फेज का मतलब होता है एंगल। यहां पर बेटा इंडक्टर में जो एंगल है वो π/2 है, और सेम कहानी बेटा कैपेसिटर का मतलब यहां पर भी π/2 है। इसके बाद बेटा हमें पढ़ना है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, अरे पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर एक नाम है बस। पावर फैक्टर बेटा शक्ति गुणांक जिसे कहा जाता है, पावर फैक्टर बेटा सिर्फ एक नाम है, शक्ति गुणांक सिर्फ एक नाम है। यह कहा जाता है कॉस फाई को पावर फैक्टर कहते हैं। कॉस फाई जो नाम है उसे पावर फैक्टर गुणांक कहा जाता है। इस पर सवाल बनते हैं कई बार कि बताइए कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, इसके लिए पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? तो कॉस फाई को ही पावर फैक्टर कहा जाता है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि बताओ रेजिस्टेंस के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा फाई की वैल्यू बेटा फेज जो है, फेज बेटा फेज एक प्रकार का एंगल है और इसको फाई से दर्शाते हैं। तो यहां पर बेटा फाई की जो वैल्यू है बेटा वो 0 डिग्री है और कॉस 0 की वैल्यू 1, मतलब रेजिस्टेंस के लिए जो पावर फैक्टर की वैल्यू है बेटा वो 1 होती है। यहां पर बेटा फाई की वैल्यू जो वो π/2 है, तो कॉस π/2 कॉस 90 की वैल्यू 0, और यहां पर भी बेटा कॉस 90 की वैल्यू 0। मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए पावर फैक्टर 0 होगा और पावर फैक्टर की वैल्यू जो है वो रेजिस्टेंस के लिए 1 होगी। ये आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। किया? गॉट इट और नॉट? बताइए, यहां तक कोई आपत्ति? हिंदी में शक्ति गुणांक कहते हैं बेटा, लिखा तो है मैंने, शक्ति गुणांक, गुणांक, शक्ति गुणांक। बताइए क्या बोलती है पब्लिक, कोई दिक्कत? हाँ, cos फाई बराबर R/Z होता है। एलसीआर सीरीज सर्किट में आपसे बात करेंगे, एलसीआर सीरीज सर्किट में। एक बात देखिए, अब जो आपके जैसे अब मैंने आपको तीनों सर्किट्स कवर करा दी, R, L और C, है ना? ध्यान से देखना, मेरी बात को सब लोग सुनना। R सर्किट कर ली, L सर्किट कर ली, C सर्किट। अब जो पहली सर्किट है वो LR है, फिर दूसरी है LC, फिर है RC। ये 3 सर्किट आपका काम है, आप घर से स्टडी करोगे, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी करोगे, ये आपका काम है। नहीं करोगे तो ध्यान रखना पछताओगे। घर से स्टडी करना है, मोर इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लेना फिर भी, ठीक है? तो ये बेटा, ठीक है, ध्यान से देख लेना। तो सेल्फ स्टडी करना है आपको इन 3 सर्किट, LR, LC, RC, इन सर्किट को। मैं आपको LCR सीरीज सर्किट पढ़ाऊंगा। LCR सीरीज सर्किट अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, उससे पहले कुछ पावर के बारे में बात करेंगे, पावर क्या होती है। अभी LCR सीरीज सर्किट नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी उससे पहले LCR सीरीज सर्किट से पहले AC में पावर क्या होगी, पावर इन AC, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, वर्चुअल पावर क्या होगी, कुछ पावर के फॉर्मूले बताता हूं जिससे सवाल बनने की संभावना होती है। तो आप, ठीक है, चलो, तो ये R सर्किट, C सर्किट, L सर्किट हम लोगों ने समझ लिया है, तीनों सर्किट समझ लिया है, R, L, C। अब ये तीनों आपको पढ़नी है, बाकी LCR सीरीज सर्किट मैं आपको पढ़ाऊंगा। उससे पहले बेटा, LCR सीरीज सर्किट पढ़ाने से पहले बेटा मैं पावर बताने वाला हूं, पावर इन AC, यानी अल्टरनेट करंट में शक्ति। तो पावर इन AC हेडिंग लगाइए। अब LCR सर्किट बेटा पावर पढ़ाने के बाद पढ़ाऊंगा, पहले पढ़ रहे हैं पावर इन AC, हेडिंग लगाइए, पावर इन AC, अल्टरनेट करंट में शक्ति, पावर इन AC, पावर इन AC, पावर इन AC,
पावर इन एसी। देखो पावर इन एसी का मतलब है पावर का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है P बराबर वी आई। बेटा P बराबर होता है वी आई। यहां पर बेटा जो I है बेटा वो डायरेक्ट करंट है, ठीक है। आप जानते हैं यहां पर जो बेटा हम I की वैल्यू मान के चल रहे हैं बेटा, ये ध्यान रखना डायरेक्ट करंट के लिए। किसके लिए? अभी ये जो पावर का फॉर्मूला है P बराबर वी आई, ये डीसी के लिए है और डीसी, एसी के लिए नहीं है। और डीसी हम जानते हैं बेटा, मैंने आपको डीसी पढ़ाया था और डीसी में बताया था कि टाइम के साथ करंट और वोल्टेज नहीं बदलते हैं, उसका ग्राफ सीधा था। अगेन आई रिपीट, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल होता है तो करंट एंड वोल्टेज डज नॉट चेंज विद टाइम इन डीसी। तो मोर इंपोर्टेंट बात क्या है कि करंट आई एंड वी डज नॉट चेंज with time, does not change with time in DC। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। लेकिन हम AC के बारे में अगर बात करें, इन केस ऑफ AC, ये तो हो गया DC, बट इन केस ऑफ AC, AC के लिए बेटा जो वोल्टेज होता है वो होता है बेटा V बराबर V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। बेटा I होता है I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो ये करंट की AC के लिए वैल्यू होती है। अब दिमाग में इस बात को सेट कर लो। I बराबर I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ये करंट की वैल्यू होती है। ये होती है करंट की वैल्यू AC के लिए। तो AC के लिए करंट की वैल्यू I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। फाइव बेटा फेज कहलाता है। फेज एक प्रकार का एंगल है जो अभी डिस्कशन किया था। इसका मतलब यहां पर जो पावर के लिए जो वैल्यू होगी P बराबर वी आई, तो V की जो वैल्यू होगी बेटा V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और I की वैल्यू बेटा जो होगी I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। मतलब अब ये जो AC जो बात कर रहे हैं बेटा, AC के लिए पावर का फॉर्मूला ये होता है, ना कि वो। तो अब तक हम जो पावर का फॉर्मूला पढ़ते आ रहे थे P बराबर वी आई, बेटा ये फॉर्मूला DC के लिए होता है। खास बात है ना, क्लियर। इस पावर को बेटा जो आप देख रहे हैं, ये वाली पावर बेटा, इस पावर को बेटा इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इस पावर को इंस्टेंटेनियस पावर कहा जाता है, तात्क्षणिक पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, तात्क्षणिक पावर, तात्क्षणिक शक्ति, तात्क्षणिक शक्ति कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। आप ये वर्ड जानते हैं? उसी टाइम पर पावर, एट इंस्टेंट टाइम, उसी टाइम पर, एक उसी पल भर पावर क्या थी, तो उसी आप पढ़ते हैं मोशन स्ट्रेट लाइन में बात, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, एवरेज क्या है, ये सब ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ा जाए तो ये कहानी है। अच्छा इसके बाद सर एवरेज पावर के लिए फॉर्मूला क्या है? एवरेज पावर ये तो क्या इंस्टेंटेनियस, तो बेटा एवरेज पावर के लिए जो फॉर्मूला होता है, एवरेज पावर के लिए जो फॉर्मूला होता है P बराबर आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाइव। बेटा ये जो फॉर्मूला कॉस फाइव तो आप जानते हैं पावर फैक्टर होता है। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं बेटा एवरेज पावर का फॉर्मूला है। ये बेटा एवरेज पावर का फॉर्मूला है, औसत शक्ति। एवरेज पावर का फॉर्मूला है औसत शक्ति। एवरेज पावर का फॉर्मूला है औसत शक्ति का फॉर्मूला है, ठीक है, क्लियर। बोलो कोई दिक्कत? लिख दो एवरेज पावर यहां ऐसे करके P एवरेज, ये इंस्टेंटेनियस पास। ये फॉर्मूले देख लो, क्लियर। चलो अब ध्यान से एक बात को ध्यान से समझना। अगर सवाल में नोट कर लेना, मैं जो बोल रहा हूं पहले सुनो और लिख लेना। अगर सवाल में आपको एक सवाल दिया और उसमें पावर का जिक्र किया और ये नहीं बोला है कि पावर एवरेज है या फिर इंस्टेंटेनियस पावर है, आपसे नहीं बोला, वो बताया नहीं उसने, तो आप हमेशा उसे एवरेज पावर मानोगे। हाँ अगर सवाल में बोल रखा है भाई इंस्टेंटेनियस पावर है, वो अलग बात होगी, हाँ भाई ये एवरेज है तो अलग बात होगी। लेकिन सवाल में बोला ही नहीं है पावर है कौन सा, तो आप हमेशा उस पावर को क्या मानोगे?
आप हमेशा उस पावर को एवरेज पावर मानोगे। इस बात को कहीं कोने में लिख लो, साइड में लिखो, जल्दी लिख लो अपने हिसाब से कि अगर सवाल में पावर, ऐसे शुद्ध हिंदी में लिख लो, अगर सवाल में पावर मेंशन नहीं किया गया कि कौन सा है, एवरेज है या इंस्टेंटेनियस, तो हमेशा एवरेज पावर मानेंगे। लिखो। लग गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हैं, बहुत खास बात, कंसेप्चुअल सवाल बेटा इस पर बनते हैं, बहुत खास बात। देखो, हमने अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले पावर फैक्टर के बारे में, हमने थोड़ी देर पहले पावर फैक्टर के बारे में चर्चाएं करी थी, क्योंकि पावर फैक्टर का जो ज्यादातर जो चर्चा है, या तो वो RCR सर्किट, LR सर्किट, LC सर्किट में आता है, या फिर LCR सीरीज सर्किट के अंदर पढ़ते हैं, जो कि मैंने अभी नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, मैं आपको यहीं समझा दूंगा। तो पावर फैक्टर बेटा इसे कहा जाता था शक्ति गुणांक, और मैंने कहा था बेटा इसको cos फाई से दर्शाते हैं। बेटा शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर को आप cos फाई कहते हो, फाई फेज होता है, cos फाई को टोटल मिला के पावर फैक्टर कहा जाता है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया है जो कि cos फाई की जो वैल्यू होती है बेटा, वो R/Z होती है। सर ये Z क्या है? R तो मुझे पता है, ये रेजिस्टेंस होता है। Z क्या है? Z भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है। ध्यान से मेरी बात को सुनना है और समझना है। बेटा Z को कहा जाता है इंपीडेंस, और ये प्रकार का रेजिस्टेंस ही है। Z और कुछ नहीं, Z और कुछ नहीं, एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। Z को हिंदी में कहा जा, Z का नाम है इंपीडेंस। ये बात आगे आगे धीरे धीरे समझ में आएगी, लेकिन मैं आपको यहीं समझा दूंगा, ध्यान से सुनोगे तो। एक बात बताइए, अगर आपके पास रेजिस्टेंस सर्किट है, तो रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस, मतलब प्योर रेजिस्टेंस सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? R होगा। तो यहां पर भी Z की जो वैल्यू होगी रेजिस्टेंस सर्किट के लिए R होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस R है, तो Z की वैल्यू भी R ही होगी। अच्छा, अगर मैंने कहा इंडक्टर की बात करी या कैपेसिटर की बात करी, तो इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या रेजिस्टेंस था? हाँ, R वहां XC था और इंडक्टर में XL था, लेकिन R नहीं था। R मतलब तो R ही था, लेकिन वो R से नहीं दर्शा रहे थे। तो R की जो वैल्यू है प्योर, R हियर प्योर रेजिस्टेंस, अगेन आई रिपीट, मैं आपको थोड़ा क्लियरिफिकेशन देता हूं। अब प्योर रेजिस्टेंस वर्ड से अब आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। R बेटा प्योर रेजिस्टेंस है, एकदम प्योर रेजिस्टेंस। मेरी बात को ध्यान से समझिए। अगर मैंने आपसे ऐसा कहा कि बताइए फॉर इंडक्टर या कैपेसिटर, हाँ हिंदी में बेटा प्रतिबाधा कहते हैं, Z को हिंदी में प्रतिबाधा यानी इंपीडेंस कहा जाता है। अभी ये बात LCR सीरीज सर्किट में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा कॉमन बात आपको समझाना चाहता हूं। देखो, मेरा ये कहने का भाव है कि अगर हम रेजिस्टेंस सर्किट की बात कर रहे हैं, तो Z की वैल्यू रेजिस्टेंस सर्किट के लिए R ही होगी, क्योंकि Z भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं इंडक्टर सर्किट की बात करूं तो क्या वहां R है ना? R तो जीरो, R है ही नहीं, वहां तो XC है, वहां तो XL है इंडक्टर में, तो R जीरो होगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात। तो एक बात आपको समझाने जा रहा हूं, इस बात को ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैंने कहा फॉर प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, फॉर प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, एयरफोर्स के सवाल, नेवी के सवाल और कोस्ट गार्ड के जो कॉमन सवाल हैं जो बच्चा छोड़ देता है, वो ध्यान से देखना। मैंने कहा बेटा cos फाई की जो वैल्यू होती है
वो आर अपॉन जेड होती है। बेटा प्योर रेजिस्टेंस के लिए जेड की वैल्यू भी आर के बराबर होगी, इसलिए बेटा कॉस फाई की वैल्यू 1 हो जाती है। कॉस फाई की वैल्यू 1 हो जाती है तो बेटा फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहां से फाई की वैल्यू बेटा 0 डिग्री हो जाएगी। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो 0 डिग्री, यानी 0 क्या है बेटा, ये क्या है, फाई क्या है, फेज या फेज डिफरेंस बोल दो या फेज। तो फाई क्या बेटा, फेज डिफरेंस बोल दो या फिर फेज बोल दो, कला बोल दो या कलांतर बिटवीन आई एंड बी इज 0 डिग्री। मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, फेज डिफरेंस जो होगा बेटा वो 0 डिग्री होगा प्योर रेजिस्टेंस के लिए। समझे? यहां पर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अगर मैं एवरेज पावर की बात करूं, अभी हम एवरेज पावर की बात करें तो एवरेज पावर का फॉर्मूला देखिए क्या था, आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई, और कॉस 0 की वैल्यू होती है बेटा 1। तो अब आप बताइए कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो इस पूरी वैल्यू को क्या रख देंगे आप 1, और कॉस 0 के केस में वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। तो एवरेज पावर जो होती है बेटा वो मैक्सिमम होती है प्योर रेजिस्टेंस के लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो एवरेज पावर जो होती है बेटा वो मैक्सिमम होती है, एवरेज पावर मैक्सिमम होती है फॉर प्योर रेजिस्टेंस। देख लो, बताओ भाई। क्लियर? बताओ। चले आगे आगे बात करते हैं बेटा, चाहे मैं इंडक्टर की बात करूं चाहे फिर कैपेसिटर की बात करूं। फॉर फॉर इंडक्टर, चाहे मैं इंडक्टर की बात करूं या फिर कैपेसिटर की बात करूं, और इंडक्टर और कैपेसिटर इन दोनों के लिए देखिए ना जरा, जो कॉस फाई की वैल्यू जो होगी बेटा वो आर अपॉन जेड होगी। कॉस फाई की वैल्यू आर अपॉन जेड होगी, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए 0 हो जाएगा। वहां रेजिस्टेंस थोड़ी ना था, वहां तो एक्स ही था, वहां तो एक्सएल था, वहां आर थोड़ी ना था। अगर ये 0 हो जाएगा तो कॉस फाई की वैल्यू बेटा जेड का अगर भाग किसी में देंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और बेटा एक कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, मतलब फाई की जो वैल्यू होगी वो पाई बाई 2 होगी, मतलब जो फेज डिफरेंस जो था वो पाई बाई 2 था करंट और वोल्टेज के बीच में। यानी आप जितने भी फॉर्मूले देख रहे थे इंडक्टर और उसके, तो करंट की जो वैल्यू देखते थे क्या इक्वेशन आती थी, माइनस पाई बाई 2, इंडक्टर के उसमें प्लस पाई बाई 2। अगर फेज डिफरेंस निकालोगे तो पाई बाई 2 आएगा, मतलब फेज डिफरेंस बेटा इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बीच में जो है वो पाई बाई 2 आएगा इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए। लेकिन एक खास बात, अगर एवरेज पावर की अपन बात करने लग जाएं, एवरेज पावर देखिए आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू कॉस फाई, लेकिन बेटा ये तो कॉस 90 है, ये तो क्या बन गया 0। अगर ये 0 बन गया तो बेटा एवरेज पावर क्या बन गया 0। अगर एवरेज पावर 0 बन गया इसका मतलब है जो सर्किट है उसने सारी की सारी पावर को कंज्यूम कर लिया, और सारी की सारी पावर को जो कंज्यूम कर लिया है ऐसे करंट को वाटलेस करंट कहा जाता है। आप वाटलेस करंट पढ़ के आए होंगे क्लास 12th में, एक वो तरीका और एक ये तरीका। यानी एक ऐसी सर्किट जो पूरी की पूरी पावर को, एवरेज पावर को कंज्यूम कर लेती है। नहीं वैभव, कॉस फाई को फेज डिफरेंस नहीं कहेंगे, पाई को फेज डिफरेंस कहेंगे, कॉस फाई को तो पावर फैक्टर कहेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर पावर बेटा 0 आ गई, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब बेटा एवरेज पावर 0 आ गई तो पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, सर्किट के द्वारा सारी की सारी पावर को कंज्यूम कर लिया गया है। तो पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट
पावर पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, पावर कंज्यूम बाय द सर्किट इज जीरो। ठीक है, जीरो इज जीरो। ऐसे करंट को, सच करंट इज वाटलेस, वाटहीन। वाटलेस करंट कहा जाता है। क्लियर? ऐसे करंट को बेटा वाटलेस करंट भी कहा जाता है। बताओ भाई, ये मेन चीजें हैं जो बेसिक बेसिक बातें हैं। ठीक है, मेन मेन चीजें, बहुत मेन मेन चीजें आपको बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। बहुत ही कॉमन बातें हैं, बहुत ही कॉमन बातें हैं जिनको आप छोड़ दोगे, ये कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा थोड़ा एपरेंट पावर के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। एपरेंट, आभासी शक्ति। एपरेंट पावर, एपरेंट पावर, आभासी शक्ति। आभासी शक्ति बेटा एपरेंट पावर, और एपरेंट पावर बेटा पी एपरेंट से डिनोट करते हैं, और आभासी शक्ति कहा जाता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस ओनली। बस ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये आपका होता है एपरेंट आभासी शक्ति, एपरेंट पावर का। पी एपरेंट बराबर आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस। बताइए, क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और आज बहुत लंबी क्लास हो गई। कहाँ से भाई, कैसे की बात कर रहे हो? अभी लंबी क्लास, बस एक सवा सवा घंटे में तुम्हें लंबी क्लास लगने लगी है? क्यों भाई विकास, किसी ने कहा है जबरदस्ती पढ़ने के लिए? है क्यों पढ़ते हो जबरदस्ती? जब पढ़ना ही है जबरदस्ती तो क्या पढ़ना। अब देखिए ध्यान से इस क्लास को, मेरी बात को सुन के जाना। अभी मैं ये कह रहा हूं, कल है सैटरडे, कल है सैटरडे, कल है सैटरडे और कल है मेरी क्लास। कल है सैटरडे और कल है मेरी क्लास। ठीक है, कल है सैटरडे और कल है मेरी क्लास, और वो क्लास जो मेरी होगी बेटा वो इवनिंग में होगी 4 बजे से अपने टाइम पर। जैसे सॉरी 5 बजे होती है ना हमारी क्लास, हाँ 5 to 7 PM, यानी हमारी जो क्लास होगी कल होगी। और कल आपके एसी को मैं पूरा खत्म करा दूंगा। तो कल बेटा हमारी जो क्लास है वो कितने बजे से होगी? सेम टाइम 5 PM पर ही होगी। सैटरडे को जो क्लास है 4 बजे कर देते हैं यहाँ, हाँ कल खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 घंटे में कल मैं पूरा ऐसे खत्म करा देंगे। 5 बजे से है कल हमारी क्लास, 5 PM। 5:15 नहीं, कल बेटा हमारी जो क्लास है वो 5 बजे से है, 5 PM है सैटरडे को। कल हम एसी को एंड कर देंगे, एसी का कल खात्मा कर देंगे, एंड कर देंगे एसी का। ठीक है, कल एक्चुअली क्या है ना कि और फिर काफ़ी और भी क्लासेस, और कल प्रैक्टिस क्लास तो चलती रहेगी बेटा, डेली प्रैक्टिस क्लास होगी। आपके जो कमेंट आते हैं क्लास में वो मुझे बहुत भावुक करते हैं और मेहनत करने के लिए मजबूर करते हैं। और वो चीज़ें जो टीचर के लिए चाहिए होती हैं, वही कमेंट सेक्शन ही होता है। अगर कमेंट सेक्शन हमारा पॉजिटिव है तो वो हमें सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है, और ये हमें ये शो करता है कि हमें अभी और बच्चों के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। जब आप इतनी अच्छी कमेंट करते हैं तो इससे ये महसूस होता है कि आपको हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें आपके लिए लाभदायक हो रही हैं, बेनिफिशियल हो रहा है उन चीज़ों का, और मुझे और आपके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं जब भी क्लास लेता हूँ तो हमेशा आपसे बोलता हूँ सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन जरूर करके बताएं, कि वो मोटिवेट करती हैं हमें, वो चीज़ें वो हमें और इन्हांस करती हैं। अगर तबीयत भी ख़राब हो तो भी यही रहता है कि क्लास लेनी है एटलीस्ट, क्योंकि बच्चे इस उम्मीद में होंगे कि क्लास होगी। तो आज मैं रात को 8 बजे प्रैक्टिस क्लास आपको कराऊंगा, और बेटा EMI की प्रैक्टिस हम करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। भले आप इस थ्योरी की क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस सेशन को लगातार लाइव अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस आपके सिलेक्शन को
आपको कहाँ लेके जाएगी आपको भी आइडिया नहीं है उन क्वेश्चंस का। आपको बहुत लाभ होगा उस पे इस क्लास से, तो इसलिए बहुत 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 ज़्यादा बेहतरीन क्लास है वो। और तो उम्मीद करता हूँ आप रात को 8 बजे ढंग से क्वेश्चन को करिए, और फिर आज ईएमआई के शानदार सवाल करेंगे। 2 दिन में ईएमआई को ख़त्म करा देंगे, आज और कल में ईएमआई की खत्म हो जाएगी कहानी। और फिर संडे को अपन छुट्टी रखेंगे, दोनों प्रैक्टिस और उसकी, फिर मंडे 2 दिन में फिर एसी को खत्म करा देंगे। आप देख रहे हो साथ के साथ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर एसी के बाद आपकी मैग्नेटिज्म की प्रैक्टिस कराऊंगा, जो कि मैंने मैग्नेटिज्म की भी प्रैक्टिस नहीं कराई, मैंने मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट की प्रैक्टिस कराई है, मैग्नेटिज्म की नहीं कराई। मैग्नेटिज्म की मैं इसी के बाद प्रैक्टिस कराऊंगा, सबसे बाद में कराऊंगा, उसकी प्रैक्टिस सबसे बाद में करेंगे। वो एक ही दिन में 20-22 सवाल हो जाएंगे, वो सफिशिएंट है आपके लिए मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस, ठीक है। और बाकी का पढ़ाई करते रहिए। अब मेरी मुलाकात आपसे आज रात को 8 बजे होगी, और जहां मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सवाल कराऊंगा। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।